गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की जो कि बेस्ड हैं अपने कैपेसिटेंस के प्रिंसिपल पे। हमारा जो लेसन है सेकंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, वो कंप्लीट हो चुका है और अब हम उस कैपेसिटेंस वाले टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसी में से एक न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। पहले रीड करते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, देखते हैं किस तरीके से देखना है हमें। देखिए, ए स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, एक मटेरियल की स्लैब है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, ठीक है, हैज़ द सेम एरिया एज द प्लेट्स, प्लेट के बराबर ही उसका एरिया है, ठीक है, ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इज दैट क्लियर? बट हैज़ थिकनेस, एरिया सेम है बट उसकी जो थिकनेस है वो है 3d/4। कितनी है? 3d/4। तो जो दोनों प्लेट होती हैं आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, उन दोनों प्लेट्स के बीच की जो सेपरेशन होता है वो कितना होता है? स्मॉल d, और उस स्मॉल d का 3d/4 उसकी थिकनेस बताई गई है यहाँ पे प्लेट की, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक इनसाइड इट टू इट्स कैपेसिटेंस विदाउट द डाइलेक्ट्रिक। मतलब कैपेसिटर है आपके पास, जैसे आंसर सोल्व करते हैं। देखिए, ये कोई कैपेसिटर है इस तरीके से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके बीच की जो थिकनेस है वो d है, ठीक है। इसके अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम की स्लैब को इंसर्ट करवा दिया है जिसकी जो थिकनेस है, इसका जो एरिया है वो तो सेम है, इसका एरिया प्लेट का a है, इसका भी a है, तो इसका भी एरिया कितना है? a ही है, बट इसकी जो थिकनेस है वो हमने बना दी 3d/4। तो हमें क्या करना है? हमें करना है इसका कैपेसिटेंस निकालना है इस केस में, और फिर इसको यहाँ से रिमूव करके भी कैपेसिटेंस निकालना है, और दोनों कैपेसिटेंस का रेशियो हमें बताना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको सोल्व करना हम शुरू करते हैं। तो देखो, हमने जो कॉन्सेप्ट लिया है और जो कॉन्सेप्ट हमने स्टडी की है, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है? आपको याद होगा, शायद नहीं है तो मैं दोबारा से अभी बता देता हूँ आपको। हम लोग आंसर में लिखते हैं विदाउट, ठीक है, without the dielectric capacity of the capacitor, ठीक है। कितनी आती थी आपकी? थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे तो याद आ जाएगा। C0 इज इक्वल्स टू ε0A/d, इतनी आती थी, ठीक है। इतना हमारा कैपेसिटेंस आता था। कब? जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट नहीं करवा रखी थी, उस केस में। ये आ गया। अब हमें विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? देखो, अब हमने लिखा विद डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस, कितनी थिकनेस है? T इज इक्वल्स टू 3d/4, इतनी थिकनेस ली है हमने, ठीक है, इतनी थिकनेस है। द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर बिकम, कितनी हो जाएगी? तो चेक करते हैं कितनी होगी। देखिए, हमारे पास जो फॉर्मूला आया था उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम लिखें यहाँ पे, इसके लिए भी हमने वैल्यू निकाली थी विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए भी। Cm मीडियम लगा दिया, ठीक है। कितना लिखा था हमने? ε0A/d-t, और यहाँ से हमने किसको कॉमन लिया था, तो कॉमन लेने के बाद में हमें जो ब्रैकेट में जो मिला था वो क्या था? 1/k, ये मिला था हमें, ठीक है। अब देखो, ये जो t है ये कितना है? 3d/4, तो 3d/4 यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? देखो, Cm इज इक्वल्स टू ε0A
अपॉन डी माइनस 3d अपॉन 4 और 1 माइनस 1 अपॉन के, ये बन गया। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब यहां से देखिए d माइनस 3d अपॉन 4, d माइनस 3d अपॉन 4, तो इसका एलसीएम कितना आया, सी एम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, यहां से देखिए इसका एलसीएम आया 4 और यहां से ये कितना हो गया 4d माइनस 3d और यहां से आ गया 1 माइनस 1 अपॉन के, ये बच गया आपके पास। यहां तक आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसको इसमें से किया तो ये d बचेगा, तो d बाई 4 आ गया आपके पास। तो आप लिख सकते हैं सी एम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, ये जो आपका इतना जो, सॉरी ये d है आपका, ये d है, 4d में से 3d गया, कितना बचा d, तो यहाँ से बच गया आपका d अपॉन 4 और यहाँ से आ गया 1 माइनस 1 अपॉन के, ये बन गया आपका। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं। अब देखो इसको अगर हम आगे सोल्व करेंगे तो ओहो एक मिस्टेक हो गई है छोटी सी, हम लोग इसको यहाँ तक सोल्व करने के बाद में इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले हम इसको इस तरीके से नहीं ले सकते, सॉरी, ये स्टेप जो है ये हमें थोड़ा पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन यहाँ से d माइनस, ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 3d अपॉन 4 और फिर ये माइनस 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 ये प्लस हो गया आपका, और यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3d अपॉन 4 के, इतना आ गया है। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे हम, इसका लेंगे एलसीएम, तो आपके पास में बन जाएगा सी एम इज इक्वल्स टू, यहाँ से तो इसको बाहर निकाल लेंगे हम लोग, ये इसको लेस कर दिया। ठीक है, तो बन गया है आपका एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, और फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ से, ये बना था आपका d बाई 4, इसको इसमें से लेस किया तो d बाई 4 और यहाँ से d बाई 4, ठीक है, और अंदर क्या बच जाएगा आपके पास में 1 प्लस, कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 3 अपॉन के, ये आ जाएगा। इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो स्टेप आई है ये आपकी फाइनल स्टेप आ गई, ये हमारा फाइनल स्टेप आ गया है यहाँ पे। ठीक है, अब एक तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब था और ये विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, दोनों का रेशियो बताना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर सी एम अपॉन सी नॉट इज इक्वल्स टू, सी एम की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन d बाई 4 1 प्लस 3 अपॉन के अपॉन, ठीक है, और फिर हम लोग सी नोट की वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगी एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ से ये सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं सी एम अपॉन सी नोट, अब इसको ऊपर ले गए, मतलब इसको लिखा हमने एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी बाई 4 और 1 प्लस 3 बाई के इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नोट ए, इस तरीके से ये उल्टा हो गया तो ये कैंसिल, और ये ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या बच जाएगा आपके पास में, ये 4 तो ऊपर जाएगा, तो ये 4 ऊपर गया और ये के भी ऊपर गया, तो हाँ ये 4 तो हमारा ऊपर जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा डी से डी। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये यहाँ पे तो दिखेगा नहीं आपको, ये आगे करते हैं सी एम अपॉन सी नोट इज इक्वल्स टू, 4 ऊपर गया और डी से डी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4 अपॉन, और क्या बच गया
1 + 3/k, इतना बच गया। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो Cm/C0, यहाँ से 4 नीचे एलसीएम लिया इसका, k एलसीएम आया, तो यहाँ से आ जाएगा k और +3। ठीक है, ये चीज़ आ गई। इसको सोल्व किया तो हमारे पास k ऊपर चला गया, तो 4k/k + 3, ये आपका रेशियो निकल के आ गया। ठीक है, फाइनल रेशियो कितना आया आपका? फाइनल रेशियो आया आपका Cm/C0 = 4k/k + 3। ये आंसर है। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। यस एवरीबॉडी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो देखिए आप। लास्ट वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है C, इज चार्ज्ड टू ए पोटेंशियल V, जिसको एक V पोटेंशियल से चार्ज किया गया है, बाय ए बैटरी विदाउट डिस्कनेक्टिंग। ठीक है, द बैटरी जो है वो कंटिन्यूअसली कनेक्टेड है, डिस्कनेक्ट नहीं हो रही है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, बैटरी कनेक्टेड है, उसी केस में डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज ट्रिपल्ड। उनके बीच की जो डिस्टेंस हम d लेते हैं उसको ट्रिपल कर दिया, मतलब 3d कर दिया। ठीक है, विदाउट डिस्कनेक्टिंग द बैटरी। एंड ए डाइइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ k = 10, एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम लिया जिसकी वैल्यू है 10, इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स, और जितना उसको फैलाया है, जितना उसका सेपरेशन बढ़ाया गया है, उतने ही साइज का हमने एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका कांस्टेंट k की वैल्यू है 10, उसके अंदर प्लेट्स के बीच में इंट्रोड्यूस करवा दिया, इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, एक्सप्लेन गिविंग रीजंस हाउ विल द फॉलोइंग बी अफेक्टेड। ठीक है, एक्सप्लेन करके बताना है। सबसे पहला केस है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर हमने अच्छे से पढ़ा है और मैंने आपको अच्छे से बताया है कि जब भी हम दो केस लगे हुए हैं इसमें, d को बढ़ाया, d को इंक्रीज किया, तो d को इंक्रीज किया मतलब d की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब c क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा। देखो यहाँ पे हमने जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें क्या था, c = ε0a/d। अगर इसको आप बढ़ाओगे, इसको इंक्रीज करोगे, तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक, इसको इंक्रीज करोगे एरिया को, तो ये इंक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे d को 3d बना दिया तो कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज हुआ। ठीक, लेकिन जब हम k = 10 डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की स्लैब उसके बीच में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो क्या होगा, सोचिए जरा। उससे डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डालने से क्या होगा, जो कैपेसिटेंस डिक्रीज हुआ था वो अब क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आ रही बात, जो डिक्रीज हुआ था वो अब क्या होगा, इंक्रीज होगा दोबारा से। तो कितना होगा ये फाइंड करना है। चार्ज ऑन कैपेसिटर के ऊपर चार्ज फाइंड करना है। किस केस में फाइंड करना है, देखो बैटरी कनेक्टेड है, कंटिन्यूअसली कनेक्टेड है, और एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, और एनर्जी डेंसिटी भी आपको बतानी है। ये हमें सॉल्यूशन इसका फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन फाइंड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं, इस केस की। ठीक है, तो देखो विदाउट डाइइलेक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटेंस कितना होता है, देखो यहां पे, सिंस विदाउट डाइइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, विदाउट डाइइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कितना होगा, C0 = ε0a/d, इतना होगा। ठीक है, कितना होगा, इतना होगा। लास्ट का जो क्वेश्चन था उसमें भी हमने ये फाइंड किया।
ठीक है, अब देखिए व्हेन बैटरी इज नॉट disconnecting then potential difference ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट, V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ऐसे केस में तो कांस्टेंट ही रहेगा भाई पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं किया है हमने। ठीक है, अब देखो जो नया D है वो हमने, अब केस लगाते हैं, ये तो हो गया हमारा, अब केस लगाते हैं। तो हमने बिना कनेक्शन के बैटरी को बिना डिस्कनेक्ट किए ही उसका पोटेंशियल कांस्टेंट ले लिया, क्योंकि वो डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है तो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन उसी केस में हमने उसका जो सेपरेशन है उसको ट्रिपल्ड कर दिया। तो नया जो सेपरेशन आया वो कितना है, उसको अगर मैं D डेज मानूं यहाँ पे, द न्यू सेपरेशन between the plates, अगर उसको हम D डेज लें, प्लेट्स इज D डेज, तो क्या लिख सकते हैं आप, D डेज इज इक्वल्स टू 3D, D डेज इज इक्वल्स टू 3D, 3 गुना हो गया D का। ठीक, और क्या है, और आपको K इज इक्वल्स टू 10 गिवन है एंड K इज इक्वल्स टू 10, जो कि हमने इंट्रोड्यूस करवाया है इसके अंदर। ठीक है, ये चीजें हमारी आ गई। तो इसी केस को अगर हम लोग विद, अब ये विदाउट का निकाल लिया, अब विद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के लिए फाइंड आउट करें, जैसे कि अभी हमने फाइंड आउट किया था। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं विद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब the capacitance कितना निकलेगा, Cm इज इक्वल्स टू, कितना लिख सकते हैं आप, Cm इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D डैश और इंटू के। याद कीजिए जरा, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया था जिसमें हमने साफ साफ ऐसा लिखा था, क्या लिखा था, थोड़ा सा दिमाग चलाइए और सोचिए। उसमें हमने लिखा था Cm अपॉन C0 इज इक्वल्स टू K, ऐसा कुछ फाइंड किया होगा। उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको बनाया है। अब इसमें K की और D डेज की वैल्यू यहाँ से डाल सकते हैं। तो अगर K की और इसकी वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे आप, तो क्या बन जाएगा, देखिए ये है आपका Cm इज इक्वल्स टू, K की वैल्यू है 10, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की वैल्यू है 3D। ठीक है, अब इसी चीज को हम लिख सकते हैं Cm इज इक्वल्स टू 10/3, और ये बन गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इसको ऐसे लिख दिया। अब ये जो पूरी चीज है, देखो ये जो पूरी क्वांटिटी है, इतनी क्वांटिटी, ये तो इक्विवेलेंट है किसके, इसके, है कि नहीं है। तो इसकी जगह हम C0 डाल सकते हैं। तो C0 अगर यहाँ पे डालेंगे आप, तो आपके पास में आ जाएगा Cm इज इक्वल्स टू 10/3 C0। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं Cm इज इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करके लिखेंगे तो 3.3 C0। तो देखिए C0 का Cm जो है, जब मीडियम इंट्रोड्यूस करवाया डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तब जो आपका विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो कैपेसिटेंस था उसका 3.3 टाइम्स ज़्यादा हो गया, तो मतलब बढ़ा है, इस केस में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई आपकी। अब सेकंड केस की बात करेंगे, तो सेकंड केस के लिए मुझे इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। चलो इरेज कर लेता हूँ मैं यहाँ से। देखिए ये है आपका सेकंड केस को सोल्व जब हम करेंगे तो उसमें पूछा गया है आपको चार्ज ऑन कैपेसिटर। ये है आपका सेकंड केस। ये
ठीक है, चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो मैंने यहाँ से शुरू किया, लिखा चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो इसमें हम चार्ज के लिए जो फॉर्मूला यूज में लेते हैं वो क्या होता है? चार्ज के लिए जो फॉर्मूला हम यूज में लेते हैं उसको हम लिखते हैं Q इज इक्वल्स टू CV। ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब V तो कांस्टेंट है आपका, बिल्कुल है। जब विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब था कैपेसिटर तब भी V था, और विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब था तब भी V है। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है, हमने लिखा भी था। अब ये जो नया चार्ज है इसको Q डैश मान लिया और इसको C डैश मान लिया। कब? जब इंट्रोड्यूस करवा दी प्लेट, उस केस में। अब देखो ये C डैश मतलब Cm, ये कितना आया? 10/3 C0 आया कि नहीं आया? तो हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास में आ जाएगा Q डैश इज इक्वल्स टू C की जगह लिख सकते हैं हम लोग 10/3 C0 इंटू V, C0 इंटू V, ये बन गया। मतलब ये वैल्यू जो है आपकी, देखिए ये जो वैल्यू है आपकी, इसको हमने इस जगह पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक, तो ये बन गया। अब ये जो पूरी वैल्यू है ये किसके इक्विवेलेंट होगी? ये Q के इक्विवेलेंट होगी। समझ में आ रही ना? CV, तो ये भी CV है, तो C0V। ये Q डैश कौन सा है? विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला चार्ज है, और ये C0V कौन सा है? विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला चार्ज है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं Q डैश इज इक्वल्स टू 10/3 और यहाँ से Q, 10/3 Q। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? दैट मीन्स नया जो चार्ज होगा वो क्या हो सकता है, उसको कैसे लिख सकते हैं आप? 3.3 Q। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब एक और चीज पूछी है, उसको भी हम सोल्व करते हैं। इसको इरेज कर देता हूं मैं यहां से। ये देखिए, ये इरेज करके बाद में देखते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, थर्ड पार्ट एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। हमने जस्ट ही पढ़ा था ये एनर्जी डेंसिटी 1-2 लेक्चर पहले ही। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास में निकल के आया था, उसी को मैं यहाँ पे यूज ले रहा हूँ। एनर्जी डेंसिटी, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रो डैश लिख दिया इसको। ठीक है, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट नहीं करवाई थी तो एनर्जी डेंसिटी कितनी थी? रो, और जब इंट्रोड्यूस करवा दी तो क्या मान ली हमने? रो डैश। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है हाफ K एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर अपॉन D डैश स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका, याद कीजिए जरा, हमने यूज लिया है। ठीक है, लास्ट के लेक्चर्स में। अब देखो यहाँ से, अब अगर इसको हम सोल्व करना शुरू करें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखो वैल्यू पुट करते हैं। रो डैश इज इक्वल्स टू 1/2, K की जगह वैल्यू है आपकी 10, एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, V स्क्वायर एज इट इज, और D की जगह हम डाल सकते हैं 3D का स्क्वायर। ये बन गया आपका। इसको सोल्व करते हैं तो ये बन जाएगा रो डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ से ये 10/2 हो गया ना, ये 10/2 हो गया यहाँ से। नहीं, इसको K का K ही रहने देते हैं, चलो वैल्यू पुट नहीं करते हैं, K ही रहने देते हैं। इसको लिख दिया K/2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से V स्क्वायर अपॉन 9D स्क्वायर। ठीक, अब हम इसको, ठीक है, इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं। देखो इसको मैंने लिखा, इस 9 को इधर ले आया, रो डैश इज इक्वल्स टू K/9, K/9, इसको यहाँ रिप्लेस कर दिया, इसको इधर ले गया, तो इसको हमने लिख दिया है, ये 1/2 था, और फिर एप्सिलॉन नॉट, और फिर V स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, ऐसे बना दिया इसको। ठीक, अब ये जो
पूरी की पूरी वैल्यू है, ये जो आपकी पूरी की पूरी वैल्यू है ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है कि नहीं है? सिर्फ डिफरेंस किसका है? के का, बाकी तो एज इट इज ही है। ठीक, तो इस पूरी वैल्यू को हम क्या मान सकते हैं? रो। और रो क्या है यहाँ पे? विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब एनर्जी डेंसिटी होती है। और डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते ही क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ? के। के क्यों हो जाएगा? क्योंकि के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और अब इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाली हुई है, तो ये फॉर्मूला हमें मिला था, तो इसकी जगह रो लिख सकते हैं आप। तो आपके पास में फाइनल फॉर्मूला जो है वो क्या निकल के आएगा? देखिए यहाँ से, रो डेस इज इक्वल्स टू K/9 और इनटू रो, ये फाइनल फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है, और K की वैल्यू आपके पास में कितनी है? 10 है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे रो डेस इज इक्वल्स टू 10/9 इंटू रो। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन 2 ही हुए हैं, टाइम काफ़ी लग गया है, लेकिन ये 2 क्वेश्चन जो हैं इसके अंदर देखिए ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है और वो भी एक क्वेश्चन है, ये इसके पार्ट हैं। पार्ट की वजह से वैसे देखें तो हमारे 3-4 क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं, और लेक्चर लंबा ना हो इसलिए इस चीज़ को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।